अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का सेकंड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1947। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ये जो 6-7 साल हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इस सारे ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग ने या मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। क्यों स्ट्रगल की? ताकि वो एक अलग मुमलिकत हासिल कर सकें, एक अलग होमलैंड हासिल कर सकें। और अगर ये सारी स्ट्रगल ना की जाती तो पाकिस्तान का जो हसूल है वो मुमकिन ना हो पाता। तो सबसे पहले 1940 का जो इवेंट था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक कह लें एक टर्निंग पॉइंट था, वो था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने एनुअल सेशन के अंदर, और एनुअल सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में मंटो पार्क में हुआ था। और इस एनुअल सेशन की जो सदारत थी वो किसने की थी? कायद आज़म ने। अब इस रेजोल्यूशन ने मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने अपने एक अलग होमलैंड की जो है ना डिमांड की। उन्होंने बोला कि हमें एक अलग वतन चाहिए, और ये बात है 1940 की। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं 1936 से लेके 1939 तक ये जो एक इरा था जिसमें इलेक्शंस हुए और कांग्रेस इलेक्शन जीत गई थी, तो कांग्रेस ने क्या करना शुरू कर दिया? मुसलमानों को और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको रून करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे हिंदुइज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया बड़े सगीर के अंदर। तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग को ये एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास एक अलग वतन होना चाहिए। तो उसके बाद 1939 में जब कांग्रेसी वजारतें जो है वो ख़त्म हुई, कांग्रेस के वज़ीरों ने इस्तीफ़े दे दिए, तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर दी। उन्होंने बोला कि हमें एक अपना अलग वतन चाहिए जहाँ पे हम अपने हकूक़ की पासबानी कर सकें, हम अपनी ज़िंदगियों को आज़ाद तरीके से गुजार सकें, इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो वो करारदाद जो थी वो मंजूर हो गई थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और जिसकी वजह से जो एक अहम रीज़न थी पाकिस्तान बनने की। अब हम 1942 के मेजर इवेंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। इससे पहले 1937 से लेके 1939 तक 27 महीने जो है वो कांग्रेस ने इंडिया के ऊपर रूल किया। कांग्रेस जो है वो एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुकी थी, और उसने उसके बाद मुसलमानों का जीना हराम कर दिया क्योंकि वो पावर में आ चुकी थी। उसके बाद 1939 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसका ऐलान कर दिया कि हम जर्मनी के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर 2 करने वाले हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जापान ने भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है वो जंग शुरू कर दी, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए, उन्होंने बहुत सारे इलाकों में कब्ज़ा कर लिया। तो उस टाइम पे गोरों को, अंग्रेज़ों को इस बात का खदशा पड़ गया, इस बात का डर लग गया कि कहीं अब इंडिया भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो इसी डर से कि कहीं इंडिया भी हमारे हाथों से ना निकल जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टीफन क्रिप्स को इंडिया में भेजा 23 मार्च 1942 को, जिसने कहा कि मैं इंडिया में अमन का पैगाम लेके आया हूँ, मैं इसकी सियासी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर तरह से इसको जो है वो प्रोटेक्शन दूंगा, इसको ठीक करूंगा, इसके लिए एक निज़ाम बनाऊंगा। यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पैगाम लेके ये पर्सन आया था। अब क्या हुआ कि इसकी ढेरों सजेशंस थी क्रिप्स मिशन की, लेकिन इसमें से मैं आपको सिर्फ जो अभी फ़िलहाल के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। इसने बोला कि जैसे ही जंग ख़त्म होती है, ये वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होगी, तो हम इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक आइन बनाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि इंडिया में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से इसकी सियासी, समाजी, इकोनॉमिकली इसको बेहतर बनाया जाए। दूसरी इसकी ये सजेशन थी कि जो भी प्रोविंसेस या जो स्टेट्स हैं इंडिया के साथ मुल्हिक हैं, अगर वो चाहें तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस भी मेंटेन कर सकती हैं। यानी अगर वो सेपरेट होना चाहें तो हो सकती हैं, और उनके पास उन्होंने ये इख्तियार दे दिया कि आप चाहे तो इंडिया के साथ ही मुल्हिक रहें, और अगर चाहें तो आप सेपरेट अपना एक स्टेटस जो है वो मेंटेन कर लें। और उसने साथ ये भी बोला था कि अगर कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस मिशन को, इस सजेशंस को एक्सेप्ट करना है तो वो पूरी तरह से करेंगी, और अगर रिजेक्ट करना है तो वो भी पूरी तरह से करेंगी। यानी ये नहीं है कि आप इसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको चूज़ कर लो और कुछ को रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑल टुगेदर उसको एक्सेप्ट करना होगा या ऑल टुगेदर उसको रिजेक्ट करना होगा। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस मिशन को रिजेक्ट किया था। कांग्रेस ने किस लिए रिजेक्ट किया? क्योंकि कांग्रेस तो कभी भी इंडिया की तकसीम नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि हम ही पार्टी हैं, अंग्रेज़ यहाँ से जाएं
और हुकूमत हमारे हवाले कर दे, हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मुसलमान या मुस्लिम लीग तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करते थे, क्योंकि वो पहले ही इनको आजमा चुके थे कांग्रेसी वजारतों में जिन्होंने हशर किया था मुसलमानों का। तो वो नहीं चाहते थे कि अब जो है वो सारी पॉलिटिकल पावर कांग्रेस के हाथ में जाए। ये तो बात हो गई कांग्रेस ने क्यों रिजेक्शन की। मुस्लिम लीग ने इस मिशन को अपोज इसलिए किया था क्योंकि बेशक उन्होंने ये बोल दिया था, इस मिशन में ये सजेशन दी गई थी कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो चाहे तो इंडिया के साथ रहें या चाहे सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन कर लें, लेकिन कहीं भी इस मिशन में ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को बनाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप सेपरेट करने का राइट दे रहे हो स्टेट्स को, तो क्या मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड का कोई हक नहीं है। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 का जो नेक्स्ट मेजर इवेंट है वो है क्विट इंडिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब ये नारा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुस्तान छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी और जो कांग्रेस थी वो वहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे। तो वो यही कहती थी कि अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान छोड़ दें और हुकूमत हमारे हवाले कर दें। तो उन्होंने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान छोड़ दो। लेकिन इस तहरीक में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, यानी उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ भी देते हैं तो हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को फिर भी यहाँ पे चैन से नहीं जीने देंगे। कांग्रेस जो है उसने पहले ही कांग्रेसी वजारतों में अपना असल चेहरा दिखा दिया था। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आपने इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, आपने ऐसा कोई नारा नहीं लगाना, क्योंकि ये नारा सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देता है तो कांग्रेस को देता है, इससे मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप पॉलिटिकली साइलेंट रहें, आप कुछ भी ना बोलें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 1943 के इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरफ। इसमें 27 दिसंबर 1943 को एक एक्शन कमेटी बनाई गई। इसमें उसने कहा है कि मुस्लिम लीग ने इंडिया के मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने के लिए 27 दिसंबर 1943 को एक एक्शन कमेटी बनाई, जिसके ज़रिए उसने मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमानों को ऑर्गेनाइज़ किया और इस एक्शन कमेटी का सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान के हसूल को यकीनी बनाना था। नेक्स्ट अब हम 1944 के मेजर इवेंट की तरफ जाते हैं, जो कि है गांधी जिना टॉक्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें क्या होता है कि 9 सितंबर 1944 को गांधी की और जिना की मुलाकात होती है, उनके मज़ाकरात होते हैं, दोनों आपस में सजेशंस देते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि इंडिया के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। लेकिन ये जो सारी कन्वर्सेशन थी, ये जो मज़ाकरात थे, ये फ्रूटफुल ना साबित हो सके, क्योंकि गांधी जो है वो मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन जो है वो नहीं कंसिडर करते थे। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सिर्फ़ और सिर्फ यही व्यू था कि हमें अब एक अलग वतन चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। नेक्स्ट अब हम 1945 के मेजर इवेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट है। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड वेवल जो है वो 25 जून 1945 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है शिमला के अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो दोनों पार्टीज आती हैं, दोनों को सुना जाता है। लेकिन क्या होता है कि लॉर्ड वेवल की जितनी भी हमदर्दियाँ हैं वो कांग्रेस के साथ होती हैं। तो उस टाइम पे जो कायदे आज़म है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, और वो उन्होंने क्लियरली उस टाइम पे ये कह दिया था कि मुसलमानों की जब भी आपने बात करनी है ना, तो वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से की जाएगी, वो कांग्रेस के या किसी और के प्लेटफॉर्म से नहीं की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है और हम मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना, उनके हकूक़ की हिफाजत करना बेहतर तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट 1945 का जो मेजर इवेंट था वो था जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि मुस्लिम लीग को जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। सेंट्रल लेजिस्लेशन में उसको 3 सीट्स मिलती हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में 495 सीट्स में से 430 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक इवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो पावर में आ जाती है और उसकी जो पॉलिटिकल जो कंडीशन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके बाद ही जो है वो उनको उम्मीद लग जाती है कि नहीं, अब हमारा वतन जो है वो बन जाएगा, अब हम पाकिस्तान जो है उसको बना लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 1945 की। इसमें हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान।
24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन जो है वो विजिट करता है इंडिया में और अपनी कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने रखता है, और जिसके नतीजे में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो एक इंटरिम मतलब इब्तदाई गवर्नमेंट बनाई जाती है ताकि इंडिया और मुस्लिम लीग के जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं इनको सुधारा जा सके और इंडिया की जो फ़िज़ा है उसको बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए वो एक उसको मुनज़्ज़म एक फ्रेमवर्क देने के लिए उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई होती है। लेकिन वो गवर्नमेंट इतनी देर चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कोई कॉपरेशन नहीं होता। मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि हमें अलग वतन चाहिए, कांग्रेस कहती है हमने डिवीजन नहीं होने देनी, और वो यही चाहते थे कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करें और मुसलमान जो है वो गुलाम बन के रहें। 1946 का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है दिल्ली कन्वेंशंस। इसमें क्या होता है कि कायदे आज़म जो है वो एक कन्वेंशन बुलाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन बुलाया जाता है। मुस्लिम लीग जिसमें पार्टिसिपेट करती है और उसमें जो है वो पाकिस्तान बनाने के हवाले से जितने भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जितने भी खदशात होते हैं, जितने भी डेंजर्स हैं, उनको सामने रखते हुए वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और गोल सेट करते हैं कि किस तरह से वो अपना वतन जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम 1947 के मेजर इवेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो 3 जून प्लान है। अब इसमें क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया में पावर्स को ट्रांसफ़र करने के हवाले से एक प्लान प्रिपेयर करता है कि किस तरह से पाकिस्तान बनाया जाएगा और किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो पार्टीशन की जाएगी और किस तरह से उनमें पावर्स डिवाइड की जाएंगी। तो ये जो प्लान था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब 3 जून प्लान के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो है 18 जुलाई को, जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट पास करती है इंडियन इंडिपेंडेंस के हवाले से कि इंडिया को किस तरह से आज़ाद किया जाएगा, किस तरह से सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन होगी, किस तरह से मुसलमानों को उनका सेपरेट होमलैंड जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट जो 1947 का मेजर इवेंट है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के हवाले से है। इसमें क्या हुआ था कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए और इनमें जो है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चाहे वो टेरिटरी के हवाले से हो, चाहे इकनॉमिकली, चाहे नेचुरल रिसोर्स के हवाले से। तो वो सारा जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स जो 14 अगस्त को की गई, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर सेरेमनी जो है वो कराची में की गई 15 अगस्त को, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुए और लियाकत अली खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे अपॉइंट किए गए। तो ये सारे वो इवेंट्स थे, या कह लें कि ये सारी वो जदोजहद थी जिसके नतीजे में हम जो है अपना मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए और अपना सेपरेट होमलैंड जो है वो हमने हासिल किया। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।